अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं नुपुर जारोली आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूँ खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। भिंडी की फसल में लगने वाले रोग और इनका नियंत्रण। भेड़ बकरियों में होने वाली बीमारियां और बचाव के उपाय। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने भिंडी की फसल लगा रखी है, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन वर्तमान में इस फसल में कई रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिनका समय रहते सही तरीके से नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। नहीं तो ये रोग फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, इस समय भिंडी की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और इनका नियंत्रण किस तरह से करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ML मेघवाल से। किसान भाइयों, सरकोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग लगता है। यह फफूंद सरकोस्पोरा से होने वाला रोग है। रोग के लक्षण पत्ती पूरे भूरे बैंगनी रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में धब्बा स्थानों पर छेद होकर पत्ती झड़ने लगती है। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए अपने को रोग प्रभावित अवशेषों को खेत में ही नष्ट करें और मैंकोजेब 75 WP 0.2% या जिन्हें 75 WP 0.2% के हिसाब से छिड़काव करना से ये इस पर निजात पा सकते हैं। किसान भाइयों, भिंडी में रोग लगता है छाछा रोग अथवा चूर्णित आशिता। किसान भाई, यह एक रोग फफूंद के कारण एरीफाइसी शिकोरियम से होता है। इसके कारण प्रभावित पौधे की पत्तियों पर सफेद रंग के चूर्णित धब्बे दिखाई देते हैं। गर्म व सूखा अवस्था में रोग अधिक फैलता है। जैसा कि किसान भाइयों, इस रोग के नाम से ही पता चल रहा है कि इस रोग में पौधों की पत्तियों पर सफेद पाउडर सा छा जाता है। किसानों को इस रोग की पहचान तो हो जाती है, लेकिन छिड़काव के लिए सही दवाओं का पता नहीं होने के कारण इसका उचित समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण भिंडी की फसल में भारी नुकसान होता है। किसान भाइयों, इसके रोकथाम के लिए अपने को रोग के लक्षण दिखाई देने पर घुलनशील सल्फर 80 W वेटेबल पाउडर 0.3% या डाइनो के 448 EC 0.3% या 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करने से इस रोग पर अपन नियंत्रण पा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके छाछा के बाद में एक पीच चीरा मोजाइक लगता है। यह भिंडी में सफेद मक्खी के द्वारा फैलने वाला विषाणु जनित रोग है। इस रोग के लक्षण पौधों पर वृद्धि अवस्था में दिखाई देते हैं। पत्तियों की शिराएं पीली पड़ने लगती है और पत्तियों पर झाल की जैसी संरचना बन जाती है। प्रकोप बढ़ने पर पौधों की पत्तियों पर फल पीले पड़ जाते हैं। किसान भाइयों, इस रोग की गंभीरता को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इसका समय रहते नियंत्रण करें, ताकि आप भिंडी की फसल को इस रोग से बचाकर अधिक उत्पादन ले सके। तो किस प्रकार से इस रोग का नियंत्रण करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, अपने को इसकी रोकथाम के लिए किस्में ही वही करेंगे, जैसे अर्का अभय, पूसा A4, परबनी, क्रांति लगाए। जून के अंतिम सप्ताह में ही इस बीज की बुआई कर देनी चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? रोग से बचाव हेतु इमिडाक्लोपिड 17.8 SL 3 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचार करें। रोग की संभावना होने पर इमिडाक्लोपिड 178 SL
0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से 15 दिन के अंतराल छिड़काव दोहराना चाहिए। किसान भाइयों, इसमें एक रोग लगता है मूल गति रोग। यह रोग एक सूत्रकृमि मेलेडोगेना इनका कीटनाशक होता है। इस रोग से जड़ों में गांठें बन जाती है, पूरे भूमि से सूत्रकृमि की संख्या अधिक होने लगती है और पौधे से ऊपरी भाग पर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे पौधों में पीलापन, मुरझाना एवं बढ़वा रुकना इत्यादि। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए, सूत्रकृमि की रोकथाम के लिए मई जून में गहरी जुताई कर भूमि का सूर्य उपचार करें, फसल चक्र अपनाएं, ट्रे फसलें जैसे चने की बोई करें, नीम की खली 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें और कार्बोफ्यूरान 3G 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व रोपाई से पूर्व 30 से 40 दिन तक डालें। तो किसान भाइयों, ऐसी अपने को समय रहते पर इन सब का उपयोग करेंगे तो अपने को किसान भाइयों भिंडी की फसल में लाभ मिलेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की तरफ। हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान खेती के साथ भेड़ बकरियों का पालन भी करते हैं, लेकिन इनमें से अच्छा लाभ वही किसान ले पाते हैं जो इनकी देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। चूंकि अब बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में भेड़ बकरियों में कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है, तो पशुपालक भाइयों, भेड़ बकरियों में कौन कौन सी बीमारियां होती है और इनके बचाव के लिए टीकाकरण कब करवाएं, इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर JR बेरवा। भेड़ बकरियों में इस टाइम जो मौसमी बीमारी होती है बरसात के टाइम में, एक तो ETV का भी चांस होता है, एंट्रोटॉक्सिन फड़किया रोग जिसको बोलते हैं। उससे जो जवान भेड़ें होती हैं वो तड़फ के और मर जाती हैं, चक्कर खाती हैं, गिर जाती हैं। वो होता है चारे में, जो बरसात के मौसम में जो चारा होता है उसको चढ़ने से पॉइजनिंग डेवलप हो जाती है, बोचुलिज्म उसको बोलते हैं, और उससे ETV डेवलप होकर के एंट्रोटॉक्सीमिया, और उसकी वजह से ये जानवर तड़फ के मर जाता है। तो इसके लिए हम विभाग के माध्यम से पशुपालक भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे विभाग से ETV वैक्सीन उपलब्ध है। एंट्रोटॉक्सीमिया का वैक्सीन सभी संस्थाओं में हमने दे रखा है, तो उसकी कॉस्ट भी 50 पैसे प्रति भेड़ है, ज़्यादा कीमत भी नहीं है, और उससे टीकाकरण करवा ले तो इस बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। किसान भाइयों, आइए अब जानते हैं एंटीरोटोक्सीमिया रोग से बचाव के उपाय के बारे में। इस बीमारी से बचाव हेतु भेड़ों को प्राथमिक उपचार के लिए नमक व चीनी का घोल पिलाना चाहिए, क्योंकि ये दस्त की वजह से जानवर के शरीर में हुई पानी की कमी को पूरा करता है, और इसके साथ साथ पेट के कीड़ों की दवाई अपने झुंड को पिलानी चाहिए। घास चरने की जगह समय समय पर बदलनी चाहिए। दस्त और बुखार को कम करने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवाई व उपचार करवाना चाहिए। रोग से बचाव हेतु भेड़ों का वर्ष में एक बार टीकाकरण करवाना चाहिए। इसी तरह बकरियों में PPR का रोग पाया जाता है, जिसमें मुंह में छाले हो जाते हैं उसके अंदर, तो उसका भी टीका हमारे निःशुल्क मिलता है। 2 रुपये में 10 बकरियों में टीका लगता है मात्र, और वो सभी पशु बकरियों में तो कम से कम बहुत ज़रूरी है लगाना, और अधिकांश बकरी जो मरती हैं PPR रोग से ही मरती हैं। तो इसका टीका भी हमारी सभी संस्थाओं में उपलब्ध है, और इसका टीकाकरण भी करवा लेना चाहिए, तो बरसात से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। PPR रोग से ग्रसित बकरियों में दिखाई देने वाले लक्षण कुछ इस प्रकार हैं: बुखार आना, मुंह से लार आना, भेड़ बकरियों को दस्त होना, मुंह के किनारे पर छाले व घाव हो जाना, मुंह से दुर्गंध आना, हांफना इत्यादि। बकरी पालक अपनी बकरियों को PPR रोग से बचाने के लिए कौन से उपायों को अपनाए, वह इस प्रकार से है। भेड़ बकरियों को बाहर चराने से बचे। हर 3 महीने में कृमिनाशक दवा दें। बकरियों को घर में रखें और साफ पानी पिलाएं। PPR का टीका लगवाएं। बकरियों को दोपहर के समय छांव में रखना चाहिए। इसी तरह सीपॉक्स, जिसको भेड़ माता जिसको बोलते हैं, ये भेड़ों में पाई जाती है। इससे थनों में छाले हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं। इससे भी जानवर बिल्कुल दूध से सूख जाता है, कमज़ोर हो जाता है, और छाले हो जाने की वजह से चारा भी नहीं चर पाता है। तो इसके लिए भी सीपॉक्स का टीका हमारे विभाग में उपलब्ध है। 50 पैसे की कॉस्ट है इसकी, और टीकाकरण भी करा सकते हैं। प्रदेश के जिन किसानों ने ग्वार की बुआई
समय से की थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अच्छी पैदावार भी मिले, इसके लिए कुछ खास प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है। तो कौन कौन से ये है प्रबंधन और किसान इन्हें कैसे करें, इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक US धाकड़। किसान भाइयों, ग्वार की फसल वैसे तो साल भर की जाती है सब्जियों के लिए इस तरह, लेकिन जहाँ किसान दाने के लिए और पशुओं के चारे के लिए करते हैं वो खरीफ का मौसम ही उपयुक्त होता है। और इस समय ग्वार की फसल इस साल किसानों ने ज़्यादा लगाई है, क्योंकि इस साल बारिश कम हुई है और हमारी जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो कम बारिश में बड़ा अच्छा उत्पादन देती हैं। अगर इनका अच्छी तरीके से प्रबंधन किया जाए तो इनसे हम पूरा उत्पादन ले सकते हैं। जिनकी वैरायटी की जो क्षमता है उतना पूरा हम उनसे उत्पादन ले सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों, हमारी ग्वार की फसल करीब इस समय जो लगाई है 1 माह की हो चुकी है और इस समय उसमें कुछ कृषि की क्रिया है उन्हें कर लें। तो इस समय सबसे पहला काम है क्रांतिक अवस्था पर खरपतवार प्रबंधन, क्योंकि खरपतवार हमारी फसल की 50% से ज़्यादा भी उनकी जो उत्पादन है उसको प्रभावित करते हैं। अगर समय पर खरपतवार रोक लिया जाए तो इसके लिए किसान भाइयों सबसे अच्छा है कि हम निदाई, गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाने का कार्य ग्वार की फसल में अवश्य करें, क्योंकि हवाओं और पानी के कारण पौधे कभी गिर भी जाते हैं, झुक जाते हैं, तो मिट्टी चढ़ाएं। किसान भाइयों, अभी आपने ग्वार की फसल में खरपतवार नियंत्रण के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं वर्षा नहीं होने की स्थिति में सिंचाई प्रबंधन और अधिक वर्षा होने पर जल निकास की उचित व्यवस्था के बारे में। और हो सके तो जल निकास का भी साथ साथ में उसका प्रबंधन उसमें कर लें। नालियाँ इस तरह बनाएं कि हमारे ज़्यादा पानी बरसे तो पानी रुके नहीं, क्योंकि जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो उनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम जीवाणु काम करता है और राइजोबियम जीवाणु अगर पानी उसमें रुका तो अपना काम करना बंद कर देता है। इस वजह से फसल हमारी पीली पड़ जाती है और उतने दिन के लिए फसल की बढ़वार रुक जाती है, तो सीधा सीधा उसके फसल के उत्पादन पर पड़ता है। तो हम ऐसी व्यवस्था करें जिन क्षेत्रों में ज़्यादा पानी है या पानी ज़्यादा हुआ है तो वहाँ फसल में जल निकास की व्यवस्था करें। और जब पानी नहीं बरसा है तो किसान भाइयों खेत की साफ सफाई के तुरंत बाद सिंचाई के प्रबंधन करें, क्योंकि लंबे समय तक का पानी का जो अंतराल है वो अगर रहा तो हमारी फसल पे उत्पादन पर असर पड़ेगा, फूल और फली कम बनेंगे। तो हम सिंचाई इस पर 10 से 15 दिन के अंतराल पे एक सिंचाई की व्यवस्था करें जिससे फसल प्रभावित। किसान भाइयों, ग्वार की फसल को कीट और रोग भी अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। जो हमारी ग्वार की फसल है इसमें कीड़ों की अपेक्षा बीमारियां ज़्यादा हमारी नुकसान करती हैं। और बीमारियों में जैसा देखा गया कि पत्तियों पर धब्बे बनाने वाले ऐसे बैक्टीरियल लीफ स्पॉट है, अल्टरनेरिया है, एंथ्रेक्नोज है, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है, इस तरह की जो बीमारियां जो पत्तियों पर धब्बे वगैरह जो बनाते हैं। और हमने कभी कभी देखा कि फलियों पे, उनकी शाखाओं पे और उनके फूल पे, इन पे बैगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं और वो कभी कभी इतने ज़्यादा होते हैं कि पौधा झुलसा हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि आग लगा दी हुई और हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। खड़ी फसल में इस तरह की समस्या आ गई है तो हमें उसके लिए कुछ फफूंदनाशक दवाइयाँ हैं, इनका स्प्रे करना चाहिए। इसमें सबसे बढ़िया टेबुकोनाजोल है, प्रोपिकोनाजोल है, इनका स्प्रे करें। अगर ये नहीं मिल रहे हैं तो डाइथेनियम 45 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका घोल बनाकर छिड़काव करें। और किसान भाइयों, हो सके बैक्टीरियल लीफ स्पॉट जो हमारे यहाँ बन जाते हैं तो उसके लिए हमें स्ट्रेप्टोमाइसिन 200 ppm का इसका घोल है, उसको आप छिड़काव कर लें। तो इससे क्या होगा कि जो पत्तियों पर धब्बे हैं वो तुरंत रुकना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर ये आपने नहीं डाल पाए तो हो सकता है कि धीरे धीरे पूरी बीमारी फैल जाएगी और बैक्टीरिया के कारण फसल हमारी नष्ट हो सकती है। तो किसान भाइयों, इस तरह के जो प्रबंधन है इन्हें आप करें। साथ में इसमें कभी कभी देखा गया है कि रस चूसने वाले कीड़े जैसे जैसिड है, एफिड है और साथ में सफ़ेद मक्खी है, ये भी इस पर प्रभाव करते हैं। तो इनके लिए थायोमेथाक्साम या हमारा जो आप इमिडाक्लोरपिड है, ये कीटनाशकों का असर काफ़ी अच्छा देखा गया रस चूसने वाले कीड़ों में। तो 6 ग्राम प्रति टंकी यानी 15 लीटर की हमारी टंकी है, उसमें 6 ग्राम कीटनाशक को डालें और इसका छिड़काव अगर करते हैं तो निश्चित है कि रस चूसने वाले कीड़े उस पर नहीं लगेंगे तो हमारे पौधे अच्छा काम करेंगे, पत्तियाँ अच्छा काम करेंगी, जिससे प्रकाशन क्रिया प्रभावित नहीं होगी, तो फूल फली अच्छा बनेंगे और उत्पादन भरपूर। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत
आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है झालरापाटन जिला झालावाड़ के सत्यनारायण ने। आपने स्मार्ट फार्मिंग पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। स्मार्ट फार्म का जो कॉन्सेप्ट है इसमें किसानों को ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार से नवीन तकनीक को अपना करके जल का संरक्षण करके और खेती की जा सकती है और अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। आप इधर कंसंट्रेट करें, ये पॉली हाउस है और ये दूसरा वाला जो है ये ग्रीन हाउस है और उसके आगे आप देखें वो जो नीचे थोड़े से बने हुए हैं सफ़ेद सफ़ेद वो लो टनल हैं। तो ये तीनों चीज़ें संरक्षित खेती में आती हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहलाते हैं। इसके अंदर जो फसल उगाई जाती है उसको संरक्षित किया जा सकता है, तापक्रम को, नमी को। इसकी वजह से जो सीजन से पूर्व वाली जो फसलें आती है, जैसे मटर अगर पहले आ जाती है तो 60 रुपये 80 रुपये किलो होती है, सीजन के अंदर वो 16 रुपये किलो हो जाती है, तो वो फ़ायदा इससे हो सकता है। आज के वैश्विक परिवेश के मद्देनजर जरूरत है स्मार्ट फार्मिंग की, परंतु किसान कैसे करें स्मार्ट फार्मिंग और इसे अपने स्तर पर किस तरह से स्थापित करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाएं, इस हेतु जानकारी के लिए मिलते हैं। इसके इधर आप देखें तो ये सोलर पंप है। सोलर पंप से डीजल का और बिजली का खर्चा बचाया जा सकता है। इस सोलर पंप से अपन बिजली बना करके उसके बाद अपन पंप चला सकते हैं। अब इधर लेके आए अपन, ये एक फार्म पॉन्ड है। इस फार्म पॉन्ड के अंदर सोलर पंप लगाया हुआ है और अभी चूंकि संध्या हो गई है इसलिए ये सोलर पंप चल नहीं रहा है, बैटरी लगी हुई नहीं है। बाकी इससे ये सोलर पंप चलता है। इसके बाद अपन ऊपर देखें कि जब बरसात होती है तो उस समय, अब ये फोगर चल नहीं रहे हैं, फोगर से बरसात चल रही होती है, जब बरसात से पानी आता है तो इसमें पानी से किस प्रकार संरक्षण किया जाए उस कोने में आप देखिए वहाँ पे अपन ने गेबियन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक लूज स्टोन चेक डैम बनाया हुआ है। इधर आप देखिए अपन ने एनीकट बनाया हुआ है। ये इस प्रकार से फिर यहाँ पे एक मिनी पर्कुलेशन टैंक बनाया हुआ है। नाले के अंदर इस प्रकार से पानी संरक्षित हो जाता है। उधर आप देखिए वो संकन टैंक बनाया हुआ है। यहाँ पर अपन ने खड़ीन बनाई हुई है। खड़ीन से इनसे पानी ज़मीन में बढ़ जाता है। उस संकन टैंक के पीछे एक कुआं बना हुआ है और कुएं के पास कूप पुनर्भरण बनाया हुआ है। कूप पुनर्भरण के माध्यम से उस कुएं का पानी बढ़ जाता है। कुएं के पास एक जल हौज बनाया हुआ है पक्का, तो उससे जल हौज में पानी भर करके उससे अपन सिंचाई कर सकते हैं। ये स्प्रिंकलर का अपन ने उदाहरण दे रखा है और वो ड्रिप का अपन ने उदाहरण दे रखा है। इधर आप देखिए कि जब ढलान है उस ढलान के अंदर अपन ने ढलान के विपरीत मतलब कंटूर कल्टीवेशन कहते हैं। उससे क्या होता है कि जो बरसात का पानी आता है वो उसमें एक फरों में भरने के बाद आगे बढ़ता है, तो खेत का पानी खेत में वाला कॉन्सेप्ट है। आगे अपन ने टेरेस कल्टीवेशन किया हुआ है और पानी को कंजर्वेशन करने के लिए वो स्टैगर्ड ट्रेंचेज है और वो कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंचेज है। वृक्षारोपण दिखाया गया है। ये सारी चीज़ें उधर अपन ने बावड़ी का पुनरुद्धारण दिखाया है, पेयजल का किसान भाइयों, अभी आपने स्मार्ट फार्मिंग के लेआउट व तकनीकी बिंदुओं के विषय में जाना। अब आइए जानते हैं फसलों तथा फलोत्पादन एवं अन्य जानकारियों के बारे में जो किसानों के लिए बेहद लाभकारी है। अच्छा, खेती करने के बारे में अपन ने यहाँ पे वहाँ पे अपन ने दिखाया इंटरक्रॉपिंग, इधर अपन ने दिखाया सब्जियों की खेती, इधर अपन ने दिखाया ग्रीन मैन्योरिंग, इधर अपन ने किनोवा दिखाया है, उधर फूलों की खेती है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उधर अपन ने संकर मक्का बीज उत्पादन कार्यक्रम दिखाया है। उसके उधर आप देखें पेटाकास्ट दिखाया हुआ है कि जब तालाब में पानी कम हो जाता है तो पेटाकास्ट हो जाता है। संकर मक्का के बारे में मैं आपको इतना सा बताना चाहूँगा, तो बीज तो खेत में ही उगता है। खेत में उगा करके 15 रुपये किलो का पैदा करने के बजाय 150 रुपये किलो का पैदा करना, संकर मक्का बीज उत्पादन करना है। और इधर फलों की खेती दिखा रखी है अपन ने, जिसमें ड्रैगन फ्रूट है और बहुत सारे खजूर, सीताफल, अमरूद, अच्छी और जैतून, इस प्रकार से अपन ने फूलों की खेती दिखा रखी है। तो ये इस प्रकार से कॉन्सेप्ट बनाया है कि किसान अगर संरक्षित खेती करता है तो वो और अच्छी आमदनी ले सकता है, लेकिन आम किसान संरक्षित खेती नहीं कर पाता है। तो आम किसान के लिए अपन ने एक ऐसा मॉडल बनाया है कि इस प्रकार से अपने खेत के अंदर वर्षा जल का संरक्षण करें, एक फार्म पॉन्ड बनाएं और फार्म पॉन्ड बना करके सोलर पंप से उसके पानी को लिफ्ट करें और इस प्रकार से सब्जियों की खेती, जैविक खेती और ग्रीन मैन्योरिंग इत्यादि करते हुए अपने अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त करें फूलों की खेती के द्वारा और फलों की खेती के द्वारा। और इसके अलावा उधर जैविक खेती दिखा रखी है, मशरूम की खेती दिखा रखी है। जो नवीन नवाचार है, डेयरी का है, मिनरल ब्लॉक्स का है, साइलेज है, हे है, एजोला है, हाइड्रोफोनिक्स है और उसके पास एक गोबर गैस का आपने दिखा रखा है जो दीनबंधु मॉडल है और बिल्कुल सफलतम मॉडल है। इसके माध्यम से हर एक किसान के अगर 2 गायें भी है तो वो 1 क्यूबिक मीटर का दीनबंधु मॉडल लगा लेगा। तो वहाँ पे प्रैक्टिकली अपन ने लाइव मॉडल बनाया है, उससे गैस चूल्हा भी चल रहा है और बल्ब भी चल रहा है, ताकि किसान देख करके उसको अपनाए, प्रेरित हो तो अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट उससे पूरी कर सके और मोटिवेट होकर के। और हमें उम्मीद है कि जैसे ग्रीन हाउस की इनकी जो एप्लीकेशन है वो बढ़ जाएगी। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला सवाई माधोपुर के रणजीत सिंह ने।
आपने अमरूद में विल्ट रोग के निदान के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, ये विल्ट जो है ये बहुत ही जो है अमरूद में गंभीर बीमारी है। सबसे पहले है कि जैसे आपका अमरूद का बगान है, ये बीमारी आपको बरसात के समय में ही शुरू होती है और पौधे मर जाते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि यह एक सूखा रोग है जिसे विल्ट के नाम से जानते हैं। इस रोग ग्रसित पौधे पर कई प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिनकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस रोग के लक्षणों के बारे में। मर जाते हैं। इसमें होता है क्या कि ये बीमारी लगने के बाद उसका जो कैम्बियम होता है जिससे कि खुराक जो ऊपर जाती है उससे होता है क्या कि वो जाम हो जाता है, तो पौधा ऊपर से धीरे धीरे सूखने लगता है और सूखते सूखते जो है वो पूरा जो है पौधा पेड़ ही सूख जाता है। ये देखिए 2 कवक से होता है, ये फ्यूजेरियम ऑक्सोस्पोरम और फ्यूजेरियम सोलनाई, ये 2 कवक हैं जो इसके लिए जिम्मेवार हैं। तो ये जो हम लोग का एलुवियल सॉइल जो है इसमें जो है सोलनाई ज़्यादा ये होता है। किसान भाइयों, अमरूद के बाग में यदि किसी पौधे पर आपको ऐसे लक्षण दिखाई दें तो समझ जाएं कि यह विल्ट रोग है। लेकिन यह जान लेने के बाद कि यह विल्ट रोग है, आप इसके नियंत्रण के लिए किन किन उपायों को अपनाएंगे, चलिए यह भी जान लेते हैं। देखिए, ये विल्ट जो है ये बहुत ही जो है अमरूद में गंभीर बीमारी है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे है कि जैसे कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये बीमारी अगर हो जाती है तब तो इसको बचाना बहुत मुश्किल है। उसके पहले जो है माने ऐसा किया जाए कि जैसे कि ये बीमारी नहीं लगे। सबसे पहले है कि जैसे आपका अमरूद का बगान है जिसमें लग गया है उसका क्योर किया जाए। उससे है कि अगर इस तरह का पौधा अगर कोई है तो उसको काट करके उसकी लकड़ी को जला दें जिससे कि और में नहीं फैले। और जब ट्रीटमेंट इसका होता है कि ये थीरम जो है 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से 20 लीटर पानी में घोल करके उसके मैंने जड़ के चारों तरफ पूरी तरह से मिला दें कि जिससे कि उसमें ही नहीं हो। और जब पौधा लगाते हैं या ट्रीटमेंट करना होता है तो उसमें बेनलेट 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देते हैं, तो उससे है जो बीमारी कम हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो है जैसे कीट और बीमारी की रोकथाम के लिए वर्षा के पहले और वर्षा के बाद कम से कम 2 बार जो है कीटनाशक और व्याधिनाशक दवाओं का छिड़काव फलदार पौधों पर करना चाहिए। अमरूद की जो ये बीमारी है इसमें ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी रहती है तो ये बीमारी फैलती है। तो इसके लिए है कि जो बाग है उसमें वर्षा का जो पानी है वो उसमें रुकना नहीं चाहिए, उसको जो है बाहर निकल जाए। अगर बरसात में भी है तो पानी उसमें लगना नहीं चाहिए। अगर इस तरह का प्रक्रिया अपनाया जाता है तो फायदेमंद है। और है कि इसमें जो है इसका पीएच मान जो होता है 4.5 से 7.5 तक का अगर पीएच मान ज़मीन का है तब तो ठीक है। इससे ऊपर और नीचे जो होता है वो खतरनाक होता है। तो इसके लिए है कि आप जो है इसमें अगर जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो इस बीमारी से भी आपको जो है निजात मिलता है। और इसमें चूना वगैरह का भी व्यवहार करना चाहिए। रासायनिक खाद के साथ साथ इसमें जो है जैविक खाद हुआ या हरी खाद हुआ, इसका व्यवहार करने से होता है कि मिट्टी में जो है एरेशन भी होता है। ये जो बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे जो लाभदायक बैक्टीरिया है वो सब भी एक्टिव रहते हैं, जिससे कि जो है पौधे को स्वस्थ बनाते हैं। तो इसमें जो है यही है कि आपको अगर जो पौधा में बीमारी लग गई उसको हटा देना चाहिए बिना झिझक के और उसको जला देना चाहिए, तो आपका पौधा ठीक रहेगा।
राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बोनसाई पौधे तैयार करने की तकनीक पर जानकारी, भैंस की मुर्रा नस्ल की खासियत और पालन का सही तरीका। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।